हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 15 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप एग्जाम गुरुजी लर्निंग ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे और ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं। तो आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश प्री 2020 के लिए हमारे द्वारा इंग्लिश मीडियम के प्रिंटेड नोट्स तैयार हैं। 2 अक्टूबर से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और डिलीवरी शुरू होने तक यानी 2 अक्टूबर से पहुंचाए जाने से पहले 2 अक्टूबर तक आप इनको 997 रुपये में केवल बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये प्री बुकिंग है। 2 अक्टूबर के बाद आपको डिलीवरी इनकी मिलेगी। इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं और कंप्लीट नोट्स हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप 2 अक्टूबर के बाद बुक करेंगे तो यही नोट आपको 1499 रुपये में मिलेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए हिंदी मीडियम के नोट्स तो हमारे बहुत पहले से अवेलेबल हैं, तो वो भी चाहते हैं तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। जीतने का यही नियम है। आप अगर अपनी जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो आज कर सकते हो वो अभी करो। राइट, अगर उसे आपने कल के लिए टाल दिया कि यार कल के लिए टाल दिया, यार ये तो मैं कल कर लूंगा, तो याद रखिएगा जिंदगी में कल कभी नहीं आएगा और हमेशा उसको आप काम को टालते रहेंगे और टालते टालते एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम आपके सर पे इतना बड़ा बोझ बन जाएगा कि आपको उसे कर छूने में भी डर लगने लगेगा और ये डर आपको हरा देगा। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो अपने काम को जो आज कर सकते हो चाहे आज ही करो, बल्कि अभी करो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये बिहार में किया। दूसरा प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। तीसरा प्रश्न है कि भारत कब तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2023 तक। चौथा प्रश्न है कि भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नई 5 वर्षीय कार्य योजना मंत्री स्तरीय बैठक में स्वीकृत हुई है? तो आसियान और भारत के बीच की कार्य योजना है। पांचवा प्रश्न है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अंदरूनी नसों में खून के थक्के से जमने को रोकने की मदद के लिए एक स्वदेशी उपकरण विकसित किया है? तो ये श्री त्रिचा तिरुनल चिकित्सा और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है त्रिवेंद्रम में, केरल के अंदर। छठवें प्रश्न की बात होगी कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार के नेता का निधन हो गया? तो इनका नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस ब्रिटिश एक्ट्रेस का निधन हो गया? तो इनका नाम डायना रिक था। आठवां प्रश्न है कि किस फिल्म महोत्सव में चैतन्य ताम्हणे की फिल्म द डिसाइपल ने बेस्ट स्क्रीन पे अवार्ड जीता है? तो ये वेनिस फिल्म महोत्सव में जीता है। और नवा प्रश्न है कि राजस्थान रॉयल्स ने के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं शेन वॉर्न। और 10वां प्रश्न है कि अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? और ये नाओमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान की रहने वाली हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किन्हें निर्वाचित किया गया है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति बनाए गए हैं फिर से एक बार हरिवंश नारायण सिंह बनाए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो एनडीए यानी कि जो बीजेपी आज सरकार में है उनका जो गठबंधन है एनडीए, इसके उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह, इनको फिर से राज्यसभा का उपसभापति के रूप में चुन लिया गया है। और विपक्ष ने इनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के रूप में नामित किया था। मनोज कुमार झा को आपने कई बार सुना होगा बोलते हुए, काफ़ी अच्छा बोलते हैं और उनके जो वीडियो क्लिप्स हैं कई बार वायरल होते हैं। विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया क्योंकि उनको पता था उनका हारना तय है। तो जनता दल यू के सांसद जो थे हरिवंश, इनको ध्वनि मत से चुने जाने की ओर सभी ने फैसला कर दिया। बात करेंगे अब हम राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, ऊपरी सदन है, स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता। इसमें 250 सदस्य होते हैं लेकिन वर्तमान में 245 हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है। गठन का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है और पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 को। वर्तमान में सभापति वेंकैया नायडू हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि संसद का मानसून सत्र कब से शुरू हो गया है? और ये शुरू हुआ है 14 सितंबर से, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हुआ और कोविड के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन 2 पारियों में, यानी कि सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दूसरी पारी दिन के 3 बजे से शाम को 7 बजे तक होगा। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक करीब 18 बैठकें होंगी। इनमें 45 विधेयक और 2 वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाने हैं और 11 विधेयक ऐसे हैं जो अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे, यानी पहले अध्यादेश लाए गए थे, अब उनके स्थान पर विधेयक लाए जाने हैं।
बात संसद की करते हैं तो ये तीन से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 79 इसकी बात करता है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश में योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये बनेंगे जापान में। आपको पता है शिंजो आबे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है योशिहिदे सुगा को। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो जापान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने योशिहिदे सुगा को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी थी और उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए इनको 377 वोट मिले हैं। इस समय शिंजो आबे सरकार में ये मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में काम कर रहे हैं और 16 सितंबर को जापान की संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री के रूप में इनकी पुष्टि हो जाएगी। बात जापान की करते हैं, यहाँ की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्तमान तक हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद से योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ की मुद्रा येन है और मैप में मैं आपको अब जापान लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो पूर्व की तरफ मूव कीजिए। चाइना वगैरह को क्रॉस करने के बाद में ये जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के पास में ये जो आपको द्वीप समूह वाला देश दिखाई दे रहा है, यही जापान है। इसकी राजधानी अगर आप देखेंगे तो टोक्यो इसकी राजधानी है। ऊपर इसकी सीमा जो रूस के द्वीप हैं उनके पास तक लगती है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो साउथ कोरिया के पास में, और इधर इसका द्वीप समूह जो है ताइवान तक फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि डीआरडीओ रिसर्च लैब मध्य प्रदेश में कहाँ खोली जाएगी, तो इसकी घोषणा हुई है और ये खोली जाएगी मुरैना में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश में मुरैना जिले का कैलाश चौरा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि रिसर्च लैब यहाँ पर खोली जानी है। और कैलाश में डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज और मुरैना शहर को चंबल के पानी लाने के लिए 267 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। बात करेंगे डीआरडीओ की, जहां जिसकी रिसर्च लैब मध्य प्रदेश में खुली जानी है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है और इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए भी हाल ही में बढ़ाया गया है। और मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिनेशन साइंस। बढ़ेंगे आगे, 5वें प्रश्न की बात होगी कि सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन होंगी, और ये है जेन फ्रेजर, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है और इस वैश्विक बैंक की ये पहली सीईओ होंगी, ये आपको याद रखना है। और ये माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी। माइकल कॉर्बेट फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। बात करेंगे 6वें प्रश्न की, हाल ही में आर्य समाज के किस अग्रणी नेता का निधन हो गया है, और इनका नाम था स्वामी अग्निवेश, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश, इनका निधन हो गया है। 81 वर्ष इनकी आयु थी। 21 सितंबर 1939 को जन्म हुआ था इनका। और स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर काफी बेबाक रूप से बोले जाते थे और कई बार विवादों में भी रहते थे। सन 1970 की बात करें तो आर्य सभा नाम की एक राजनीतिक पार्टी भी इन्होंने बनाई थी, और उसके बाद 1977 में ये हरियाणा विधानसभा में विधायक बने। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी ये रहे थे, और 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम से एक संगठन की भी इनकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 7वां प्रश्न है कि किस प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, और ये अधिसूचना जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, और इसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। जैसे केंद्र के स्तर पर सीआईएसएफ है, उसी प्रकार का काम इसका कुछ होगा। इसके अलावा निजी कंपनियां भी भुगतान करने के बाद इसकी सेवाएं ले सकेंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग अधिनियम इसके तहत बनाया है, और इसके तहत विशेष रूप से गिरफ्तारियां करने और बिना किसी पूर्व वारंट के तलाशी अभियान चलाने के लिए भी इस दल को अधिकार मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। लखनऊ राजधानी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, और विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर, उसके अलावा चंबल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रिहंद बांध बना हुआ है जो कि रिहंद नदी पर है, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर, और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर।
बढ़ेंगे आगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत हुई है कर्नाटक में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। ये एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आरामदायक होगा और तनाव मुक्त होगा। बात करेंगे कर्नाटक की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये कर्नाटक स्थित है, दक्षिण भारत का राज्य है, बेंगलुरु राजधानी है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 225 सीटें हैं। वहीं विधान परिषद भी यहाँ पर, जिसमें 75 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, आंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नगरहोल नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में अल्लामाटी बांध है, कृष्णा नदी पर बना हुआ, और कृष्णा राजा सागर बांध है, कावेरी नदी पर। आगे बढ़ेंगे, 9वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है। तो स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है उड़ीसा में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और उनके द्वारा गरिमा नाम से एक योजना शुरू की गई है, और इसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। स्वच्छता कर्मचारियों के काम में घंटे के प्रतिदिन 6 घंटे तक ही सीमित रहेंगे इसके तहत, के 6 घंटे से ज़्यादा उन्हें काम नहीं करना होगा, और उन कार्यकर्ताओं को और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच होगी, उनको आवास उपलब्ध करवाएगा, शैक्षिक सहायता उनको दी जाएगी, उनको समर्थन दिया जाएगा, मोबाइल समर्थन के साथ साथ कवर भी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर उनके ओवरऑल विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बात करेंगे अब हम उड़ीसा की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये उड़ीसा है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल है। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है और गहरमाथा कछुआ अभ्यारण्य है। प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर बना हुआ है। अब बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ कि अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, और ये खिताब जीता है डोमिनिक थियम ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थियम, और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया और अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीता। न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में थियम ने जेवरेव को जो है हराया है, और डोमिनिक थियम का ये पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब है। अमेरिकी ओपन का इतिहास में ऐसा पहला मौका रहा है जब किसी खिलाड़ी ने शुरुआती 2 सेट हारने के बाद मैच में वापसी की है, तो ये भी आपको याद रखिएगा कि काफी रोमांचक मुकाबला ये था। बढ़ेंगे कल के सवाल की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल देश का सबसे साक्षर राज्य है, 96% से ज्यादा यहाँ पर साक्षरता है। आप में से जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया उनको जो धन्यवाद, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन के उत्तर जरूर दिया करें। यह हमारी मध्य प्रदेश MPPS जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्री के लिए टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, MPPSC के प्री के, और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि दूसरी किसान रेल सेवा किस प्रदेश से दिल्ली के बीच शुरू हुई है। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रदेश से दिल्ली के बीच में शुरू हुई है, और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।